आज के वीडियो में हम आपके लिए अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स द मिडिल किंगडम की एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर कहानी लाए हैं। इस रोमांचक फिल्म की कहानी को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इससे पहले कि हम फिल्म की कहानी शुरू करें, पहले हम फिल्म के दो प्रमुख किरदारों के बारे में आपको बता दें जिन पर कि ये मूवी आधारित है, जिनमें से एक का नाम है एस्ट्रिक्स और दूसरे का नाम है ओबेलिक्स। एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स फ्रेंच कॉमिक्स के प्रसिद्ध किरदार हैं और इन दोनों पर अब तक कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं। एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स की कहानी 50 ईसा पूर्व की है। दोनों प्राचीन गॉल राज्य के एक गॉलिश विलेज में रहते हैं। वैसे तो पूरे गॉल्स में रोमन सम्राट जूलियस सीजर का कब्जा था, पर सिर्फ गॉलिस ही एक छोटा सा गांव है जो चारों ओर से रोमन के कब्जे के बाद भी आज तक आजाद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि पूरे रोम और गॉल पर रोमन्स का कब्जा होने के बावजूद भी वो एक छोटे से गांव पर कब्जा नहीं कर पाए। तो चलिए आपको वो तीन वजहें बताते हैं। पहली और दूसरी वजह है एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स और तीसरी मुख्य वजह है गांव का एक बुढ़ा वैद्य गेटाफ्लिक्स। गेटाफ्लिक्स एक ऐसा जादुई काढ़ा बनाने में माहिर था जिसको पीकर कुछ घंटों के लिए किसी में भी भीम से भी ज्यादा पावर आ जाती है। तो जब भी रोमन्स उनके गांव पे कब्जा करने की कोशिश करते, वो गांव वाले और एस्ट्रिक्स वही काढ़ा पीकर रोमन आर्मी को धूल चटा देते थे, जिससे रोमन आर्मी उनके गांव वालों और एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स से बहुत डरती थी। सिर्फ ओबेलिक्स ही एक ऐसा व्यक्ति था जो काढ़ा नहीं पीता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें जब ओबेलिक्स छोटा बच्चा था तो उस समय एक बार एक बड़े बर्तन में गांव वालों के लिए वो जादुई काढ़ा बनाया जा रहा था कि तभी ओबेलिक्स उस बर्तन में गिर गया था, जिससे उसके अंदर काढ़े की सुपर पावर्स हमेशा के लिए आ गई और अब उसको कभी भी काढ़ा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है तो एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स अपने गांव के पास के एक जंगल में शिकार करके लौटते वक्त बात कर रहे होते हैं। एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स से कहता है अब वो नॉनवेज कभी नहीं खाएगा और अब सिर्फ फल सब्जियां और अनाज ही खाएगा। एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स से भी मांसाहार छोड़कर शाकाहारी भोजन शुरू करने को कहता है, पर ओबेलिक्स उसका मजाक बनाता है और अपने कुत्ते डोगोमैटिक्स से कहता है कि सुन रहा है कि एस्ट्रिक्स कैसी मजाक भरी बातें कर रहा है। ओबेलिक्स एस्ट्रिक्स से कहता है कि उसको शाकाहारी बनना है तो बने, पर वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा। आगे एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स से कहता है कि वो सोच रहा है कि अब वो जादुई काढ़ा भी नहीं पिएगा। आखिर जरूरत ही क्या है। इस बात पर ओबेलिक्स फिर से हंसता है क्योंकि उसको तो उस जादुई काढ़े की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की निगाह रोमन सैनिकों पर पड़ती है। एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को देखकर दोनों डर जाते हैं और बहाने करने लगते हैं। अब एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स से कहता है कि आज वो बिना जादुई काढ़े के ही इन रोमन सैनिकों की पिटाई करेगा और एस्ट्रिक्स अपने काढ़े की बोतल फेंक देता है और सैनिक के चेहरे पर मुक्का मारता है। बिना काढ़े के उसमें नॉर्मल इंसानों जैसी ही पावर होती है, इसलिए उसके मुक्का सैनिक के हेलमेट में लगता है और एस्ट्रिक्स का हाथ दुखने लगता है। अब चूंकि दोनों सैनिकों को पता होता है कि आज एस्ट्रिक्स ने जादुई काढ़ा नहीं पिया है, इसलिए दोनों सैनिक एस्ट्रिक्स की भरपूर पिटाई करते हैं। ओबेलिक्स ये सब देख के इसलिए हंस रहा होता है और तालियां बजा रहा होता है क्योंकि एस्ट्रिक्स को मैजिकल काढ़ा ना पीने की वजह से वो इतना कमजोर हो गया था। सैनिकों से मार खाकर आखिर में एस्ट्रिक्स मजबूरी में अपना जादुई काढ़ा पी लेता है, जिसके बाद वो सैनिकों को मुक्का मार के हवा में उछाल देता है। इसके बाद दोनों अपने गांव में आ जाते हैं, जहां गांव वाले अपना खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। गांव में कई मजेदार लोग होते हैं, जिनमें एक बेसुरा गायक भी होता है। उसके गाने सुन के या तो लोग कान बंद कर लेते हैं या उसको मुक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। गांव में ओबेलिक्स बुढ़े वैद्य गेटाफ्लिक्स से बात कर रहा होता है कि तभी वहां से गांव की एक सुंदर लड़की पेनेसिया निकलती है। ओबेलिक्स उसको बहुत पसंद करता रहता है और उससे कहता है कि उसके लिए उसने एक पत्थर तराशा है, जिस पर वो कहती है वो उस पत्थर का क्या करेगी, और ओबेलिक्स को ज्यादा भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद उनके गांव में एक बग्घी आती है जिसको बैंक्रिप्ट नाम का एक आदमी हाँक रहा होता है। बैंक्रिप्ट खुद को गॉल बताता है और गॉल्स की तरह ही बाल रखता था, जबकि असल में वो गॉल नहीं था। गॉल्स उस समय काफी प्रसिद्ध थे, इसलिए उसने ऐसा कर रखा था।
बैंक्रिप्ट्स गांव वालों से कहता है कि वो चीन की राजकुमारी शाशी और उसकी बॉडीगार्ड कराटे को लाया है क्योंकि उनको मदद की जरूरत है। राजकुमारी को देखकर एस्ट्रिक्स उस पर मोहित हो जाता है, पर बैंक्रिप्ट्स को इस बात का एहसास होते ही वो एस्ट्रिक्स से चिढ़ने लगता है क्योंकि वो खुद राजकुमारी से शादी करने के चक्कर में था। अब गौलिश गांव के दरबार में गांव के मुखिया और बाकियों के सामने राजकुमारी अपनी पहले की कहानी बताती है कि वो चीन के सम्राट की बेटी है और कुछ सालों पहले सम्राट की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां वहां की महारानी बन गई। अब एक दुष्ट राजकुमार डेंग टीसिन चीन का सम्राट बनना चाहता है और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आगे राजकुमारी बताती है जब एक दिन वो बैंक्रिप्ट्स और उसके मामा के दुकान पर गोल्स के प्रसिद्ध वस्तुओं की खरीदारी के लिए गई थी तो वहां दुष्ट राजकुमार डेंग अपने सलाहकार रा की और सिपाहियों के साथ आ धमका। बैंक्रिप्ट्स के मामा ने महारानी की मदद करते हुए प्रिंसेस शाशी और उसकी बॉडीगार्ड कराटे को बैंक्रिप्ट्स के साथ बाहर निकाल दिया ताकि वो पकड़े न जा सके। आगे गौल व्यापारी और महारानी को डेंग के सैनिक पकड़ के कैद कर लेते हैं और राजकुमारी बैंक्रिप्ट्स और अपनी बॉडीगार्ड के साथ चीन से यहाँ गौल से मदद मांगने आ गई। उसकी कहानी सुनकर एस्ट्रिक्स ओब्लिक्स इमोशनल हो जाते हैं। गाँव का मुखिया कहता है कि हमेशा ही गौल से कोई न कोई मदद मांगने आता है और हम हमेशा मदद जरूर करते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चीन बहुत दूर है और हम वहां के बारे में कुछ भी नहीं जानते। गेटाफ्लिक्स मुखिया को समझाता है कि हम गोल्स को मदद करने से इनकार नहीं करना चाहिए, पर राजकुमारी की मदद के लिए मुखिया राजी नहीं होता, जिस पर एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स कहते हैं कि वो दोनों राजकुमारी की मदद करने और उसकी माँ को आजाद करने चीन जरूर जाएंगे, जिस पर मुखिया कहता है वो गाँव का मुखिया है और उसकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाएगा। गोल्स गाँव के मुखिया की मदद से इनकार कर देने के बाद राजकुमारी बहुत निराश दिखती है। अब गौलिश मुखिया की पत्नी अपने मुखिया पति पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या, और मुखिया को धिक्कारते हुए कहती है कि उससे अच्छा तो ओबेलिक्स का कुत्ता है, जिस पर शर्माकर आखिरकार मुखिया एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को राजकुमारी की मदद के लिए उनके साथ चीन जाने की परमिशन दे देता है। फिल्म की कहानी में आगे हम रोमन सम्राट जूलियस सीजर को देखते हैं, जिसका अपनी प्रेमिका और मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा से ब्रेकअप हो जाता है। सीजर क्लियोपेट्रा को मनाने की कोशिश करता है, जिस पर उसका दरबारी लेखक बायोपिक्स हंसता है। सीजर क्लियोपेट्रा से पूछता है ऐसा कौन है संसार में जिसके लिए वो महान सम्राट सीजर को छोड़ रही है, जिस पर वो कहती है वो ग्रीक आर्टिस्ट है और वो विश्व प्रसिद्ध है। इस पर सीजर झल्ला उठता है। आगे सीजर का सलाहकार उससे कहता है चीन के होने वाले राजकुमार डेंग आए हैं। डेंग सीजर की विशाल सेना के साथ पूरे चीन पर कब्जा करना चाहता था, जिसका प्रस्ताव वो सीजर को देता है। पहले तो सीजर मना कर देता है, पर क्लियोपेट्रा और सीजर का सलाहकार कहते हैं कि सीजर को चीन में कोई नहीं जानता और क्लियोपेट्रा अपने ग्रीक प्रेमी के साथ अपना सारा सामान लेकर महल छोड़कर जा रही होती है। अपनी इतनी बेइज्जती होती देख आखिरकार सीजर डेंग के साथ चीन में अपनी सेना ले जाने का प्रस्ताव मान लेता है। दूसरी ओर गांव वाले एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स राजकुमारी और बैंक्रिप्ट्स को चीन के लिए विदा कर रहे होते हैं, जहां बुढ़ा वैद्य एस्ट्रिक्स को जादुई काढ़ा देता है। वो लोग चीन जाने के लिए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी को घोड़े की जगह ओबेलिक्स खींच रहा होता है क्योंकि इसमें बहुत शक्ति होती है और वो रॉकेट से भी तेज दौड़ सकता था। ओबेलिक्स भूमध्य सागर पार नाव चलाकर उन्हें उत्तरी अफ्रीका पहुंचाता है, जहां राजकुमारी की बॉडीगार्ड उनको कपड़े धोते धोते कुंफू सिखाती हैं। एस्ट्रिक्स राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए वो उनको छुपकर झाड़ियों से झांक रहा होता है। तभी बैंक्रिप्ट्स भी वहां आ जाता है। दोनों में राजकुमारी को लेकर बहस होती है क्योंकि दोनों ही उसको रिझाना चाहते थे। तब तक वहां ओबेलिक्स भी आ जाता है। बैंक्रिप्ट्स ओबेलिक्स से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो एस्ट्रिक्स को अकेला महसूस करवा सके। आगे के सीन में हम डेंग और उसके लोगों को देखते हैं जो पहाड़ी के किले में कैद की गई महारानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर एक हफ्ते के भीतर उसको उसकी बेटी नहीं मिली तो वो महारानी और उस व्यापारी दोनों को फांसी दे देगा। वो गौल व्यापारी रानी पर मोहित हो जाता है और उन्हें रिझाना चाहता है। कहानी में दूसरी ओर रोम की विशाल सेना सीजर के नेतृत्व में जंगल और कांटों से गुजरते हुए चीन के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसमें उसके कई सैनिक लापता हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। इधर एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स आगे बढ़ते हुए राजकुमारी और बाकियों के साथ मिस्र के रेगिस्तानों को पार करते हुए लाल सागर के पास सुएज नहर तक पहुंच जाते हैं और वहां के एक बार में वो सब शराब पी रहे होते हैं
और खाना खाकर अपनी भूख मिटा रहे होते हैं। बार की मालकिन एक गॉल होती है जिससे उन लोगों का मेल जोल हो जाता है। एस्ट्रिक उससे चीन जाने के लिए एक जहाज के बारे में पूछता है, जिस पर वो एक जहाज चलाने वाले से उनकी मुलाकात करवा देती है। राजकुमारी द्वारा अपना कीमती मुहर देने के वादे के बाद वो उन सबको चीन ले जाने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान बार में कुछ गुंडे बार की गॉल मालकिन को लूटने आ जाते हैं। एस्ट्रिक्स जादुई काढ़ा पीकर 2 गुंडों को 2 मुक्कों में छत में घुसा देता है। ये सब देखकर वहां सभी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। बचे हुए एक गुंडे को ओबेलिक्स एक मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है। वहां से जहाज में सवार होकर वो सब चीन के लिए निकल पड़ते हैं। इस सफर में एस्ट्रिक्स, राजकुमारी और ओबेलिक्स उसकी बॉडीगार्ड काराटे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काराटे भी ओबेलिक्स को पसंद करने लगी थी, जबकि एस्ट्रिक्स का लगाव एक तरफा था। समुद्री रास्ते में समुद्री लुटेरों के एक जहाज से उनका सामना होता है। गॉल्स काफी प्रसिद्ध थे और समुद्री लुटेरे जब एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को देखते हैं तो डर जाते हैं। वो लुटेरे एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स के जहाज से बचने की कोशिश भी करते हैं, पर आखिरकार डरते डरते वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्री लुटेरों की गैंग में सरदार सहित पूरा गैंग बहुत डरपोक और निकम्मा होता है। वो बस लड़ने का दिखावा करते हैं। काराटे एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स को लुटेरों से लड़ने को रोक देती है और कहती है कि वो उन सबके लिए वो अकेले ही काफी है। जिसके बाद कुंग-फू से वो उन समुद्री लुटेरों को बहुत पीटती है। वो बेचारे बस मार खाते रहते हैं। काराटे उनके जहाज तहस नहस करके समुद्र में डुबा देती है। अगली सीन में सीजर की विशाल सेना ईरान, हिंदुस्तान और मंगोलिया के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाती है। वहां दुष्ट टैंग चीन के 6 राज्यों को नेस्तनाबूद करके उन पर अपना कब्जा करने की योजना बना रहा होता है। सीजर कहता है कि उनकी योजना बेकार है और वो सीधा आक्रमण करेगा। सीजर का एक सेनापति होता है जिसका नाम एंटीवायरस होता है। वो एक कुशल योद्धा होता है और युद्ध जीतने में माहिर होता है और सैनिकों में भी बहुत प्रसिद्ध होता है। सीजर के आदेश पे एंटीवायरस एक एक करके चीन के 6 राज्यों में से 5 में भयानक तबाही मचाता है और उन पर कब्जा कर लेता है। उसकी विजय से प्रभावित होकर उसकी सेना और सीजर एंटीवायरस का सम्मान करते हैं। इसके बाद रात्रि भोज में दुष्ट राजकुमार डेंग और उसका सलाहकार सीजर से कहते हैं कि आखिरी बचे राज्य को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका राजकुमार कुकू 20 साल का है और एक बांस का मुखौटा पहनता है, जिसके बारे में तमाम तरह की अफवाहें हैं। जिस पर सीजर कहता है वो कुकू को भी आराम से हराकर उस पर कब्जा कर लेगा और फिर पूरे चीन का सम्राट बन जाएगा। कहानी में आगे एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स सभी के साथ आखिरकार चीन पहुंच जाते हैं। वहां के एक मार्केट में उन्हें राजकुमारी के वांटेड होने के पोस्टर दिखते हैं, जिससे वो सब एक सराय में जाकर छुप जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स लेटे हुए बहस कर रहे होते हैं। दोनों में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि वो दोनों एक एक लड़की को प्यार करते हैं और गांव वापस लौटकर वो उन्हीं लड़कियों के साथ रहना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे की बेइज्जती भी करने की कोशिश करते हैं। ओबेलिक्स का कुत्ता भी दोनों की बहस से परेशान हो जाता है। अगले दिन दुष्ट राजकुमार डेंग के सैनिक बाजार में आकर घोषणा करते हैं कि अगर महारानी की बेटी 1 हफ्ते में नहीं मिली तो 1 हफ्ते बाद महारानी को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी चिल्ला उठती है कि मैं यही हूँ। डेंग के सैनिक राजकुमारी को पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। एस्ट्रिक्स जादुई काढ़ा पीकर अपनी पावर बढ़ा लेता है। अब एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, कैराटे और राजकुमारी डेंग के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। बैंकरप्ट डरपोक होता है और लड़ना ना पड़े इसलिए वो छिप जाता है। राजकुमारी अब कुछ हद तक कुंग-फू सीख चुकी होती है और वो डेंग के सैनिकों को जमकर मुकाबला करती है। कुछ ही देर की लड़ाई के दौरान चारों मिलकर डेंग के सभी सैनिकों को धूल चटा देते हैं। बाद में छिपा हुआ बैंकरप्ट दिखावा करने बाहर आ जाता है। कहानी में आगे सीजर की विशाल सेना चीन के आखिरी बचे हुए राज्य पर आक्रमण करने आगे बढ़ रही होती है। जहां एक जगह रोमन आर्मी अपना कैंप लगाती है, वहां सीजर क्लियोपेट्रा से ब्रेकअप के बाद काफी दुखी होता है, जिस पर उसका दरबारी लेखक सीजर से कहता है कि आप महान सीजर हैं, कोई आपको कैसे छोड़ सकता है, आप भले ही किसी को छोड़ दें। बायोपिक्स उनको उनका स्वाभिमान याद दिलाता है और कहता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें आप खुद उससे रिश्ता खत्म करने की बात कह दीजिए। परेशान सीजर अपने स्वाभिमान के लिए ऐसा पत्र लिख के क्लियोपेट्रा को भेजने को कह देता है। बायोपिक्स रिश्ता तोड़ने की बात लिखकर वो पत्र एक कबूतर से भिजवा देता है, लेकिन इत्तेफाक से तभी क्लियोपेट्रा का
संदेश लेकर एक कबूतर आता है जो कि सीजर के पत्र जाने के पहले का लिखा हुआ था, जिसमें वो सीजर को याद करते हुए कहती है कि वो फिर से उनके साथ रहना चाहती है। सीजर खुश तो होता है पर अब तो देर हो चुकी होती है, क्योंकि सीजर का रिश्ता तोड़ने वाला संदेश लेकर उनका कबूतर पहले ही जा चुका होता है। सीजर झल्ला उठता है और गुस्से में आ जाता है। बायोपिक्स वहां से हट लेता है क्योंकि ये गड़बड़ तो उसी की वजह से हुई थी। सीजर उस कबूतर को गोद में लेकर क्लियोपेट्रा के साथ बिताए अपने यादगार लम्हों की यादों में खो जाता है। अब सीजर के सैनिक उस सराय में राजकुमारी और बाकियों को खोजते हुए आते हैं और पूछताछ करते हैं। इस बात का पता लगते ही ओबेलिक्स उन सबको एक बग्घी में लेकर वहां पहुंच जाता है जहां महारानी कैद थी। कैरेटे कैद खाने के बाहर की खिड़की से एक जंजीर लगाकर उसका दूसरा सिरा नीचे खड़े ओबेलिक्स से खींचने को कहती हैं। ओबेलिक्स की ताकत की वजह से जेल की खिड़की सहित पूरी दीवार भर कर गिर जाती है और महारानी वहां से आजाद हो जाती हैं। गोल व्यापारी वहीं रुक जाता है और आने से मना कर देता है। सिपाही उन पे तीरों से हमला करते हैं पर वो सब भागकर एक जंगल में छिप जाते हैं। महारानी राजकुमारी से कहती है वो एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स के साथ कुकू के राज्य में जाए और वो खुद कराटे के साथ अपनी सेना इकट्ठा करने चली जाती है। सीजर की सेना से पहले अपने तेज रफ्तार की वजह से ओबेलिक्स कुकू के राज्य में पहुंच जाता है। वहां कुकू अपना बांस का मुखौटा उतारता है, जिसको देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो जाती हैं और उसको देखती ही रहती है। इस बात से एस्ट्रिक्स बहुत परेशान और दुखी हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन राजकुमारी को चाहता था। आगे के सीन में हम देखते हैं सीजर अपनी विशाल सेना और साथ में डेंग की सेना लेकर कुकू महल को घेर लेता है। कुकू के महल का गेट खुलता है और उसमें से राजकुमारी बाहर आकर सीजर से कहती हैं कि वो सब हार नहीं मानेंगी, जिस पर सीजर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सीजर की 80,000 सेना के आगे उनकी 10,000 सेना की क्या बिसात। दुष्ट राजकुमार डेंग राजकुमारी से कहता है कि आज ही वो राजकुमारी से शादी करेगा, जिस पर राजकुमारी उससे ऐसे सपने ना देखने को कहती है। इस बार कू के महल के गेट से राजकुमारी के सपोर्ट में एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स और राजकुमार कू भी बाहर आ जाते हैं। सीजर एस्ट्रिक्स और ओबेलिक्स के कारनामों से परिचित होता है, इसलिए उनको वहां देखकर घबरा जाता है। बैंक्रिप्ट्स भी दिखावा करने के लिए सैनिक की पोशाक पहनकर बाहर आता है। अब सीजर फिर से अपने खूंखार सेनापति एंटीवायरस से कुकू के महल और सैनिकों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने को कहता है। तभी एक मजेदार वाकया होता है। आगे बढ़ते वक्त सेनापति एंटीवायरस के पैर में मूंछ आ जाती है। फिर वो मैदान से ऐसे हट जाता है जैसे मैदान से खिलाड़ी घायल होने पर बाहर हटते हैं। सीजर अब अपने दूसरे सेनापति की सैन्य टुकड़ी से अटैक करने को कहता है। इधर कम सैनिक होने की वजह से एस्ट्रिक्स अपना जादुई काढ़ा राजकुमारी और कुकू को भी पीने को देता है ताकि वो सब सीजर की विशाल सेना से मुकाबला कर सकें। बैंक्रिप्ट्स भी अपने लिए जादुई काढ़ा मांगता है पर एस्ट्रिक्स उसको मना कर देता है। दोनों की सेनाएं आमने सामने दौड़ पड़ती हैं। युद्ध शुरू हो जाता है। सीजर की सेना के मुकाबले काफी कम सेना होने के बाद भी एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स और राजकुमारी जमकर सीजर के सैनिकों से लड़ते हैं। ओबेलिक्स एक साथ कई सैनिकों को मारने के लिए खुद को मैदान के बीच चक्री जैसे घुमाता है, जिससे एक बार में कई रोमन सैनिक घायल हो जाते हैं। बैंक्रिप्ट्स डर के एक रोमन सैनिक के साथ जमीन पर लेट जाता है। एस्ट्रिक्स के बोतल में एक तीर लगता है और उसका काढ़ा गिर जाता है। अब वो बिना पावर के ही लड़ रहा होता है कि तभी एक रोमन सैनिक उसको जान से मारने के लिए उस पर तलवार उठाता है कि तभी ओबेलिक्स आकर उस सैनिक को दूर उछाल देता है और एस्ट्रिक्स से कहता है कि मनमुटाव अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। किनारे सेना की दूसरी टुकड़ी लेकर खड़े हुए डेंग भी अपनी आर्मी के साथ कुकू के आर्मी पर अटैक कर देता है। दो तरफा हमले से कुकू और उसके लोग हारने लगते हैं और आखिरकार सीजर और डेंग की आर्मी एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स राजकुमारी और राजकुमार को चारों ओर से घेर लेते हैं। कुकू के लोग अब युद्ध हार गए होते हैं और एस्ट्रिक्स ओबेलिक्स भी निराश हो जाते हैं। सीजर अपनी जीत पर खुश हो रहा होता है और कहता है अब वो चीन का सम्राट बन जाएगा कि तभी हम देखते हैं दूर लाखों की संख्या में चीनी सैनिक आगे बढ़े हुए चले आ रहे हैं और उनके आगे महारानी यानी राजकुमारी की मां आती हुई दिखती हैं, जो कि अपनी आर्मी इकट्ठा करने कराटे के साथ गई थी। इतनी विशाल सेना देखकर सीजर की सेना सरेंडर कर देती है। महारानी कहती हैं हम हुक्म देते हैं कि तुम यहाँ से तुरंत वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी पूरी सेना मारी जाएगी। सीजर हटने के मूड में नहीं होता है, पर तभी एक कबूतर क्लियोपेट्रा का संदेश लेकर आता है। ये संदेश सीजर के भेजे संदेश के जवाब में होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो भी सीजर से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब सीजर दुखी होकर अपना मन बदल लेता है और वहां से अपनी सेना और डेंग और उसके सलाहकार को लेकर रोम लौट जाता है। राजकुमारी और उसकी आर्मी
जीत का उद्घोष करते हुए देखे जाते हैं। वहां से वापस एस्ट्रिक्स ऑबेलिक्स रानी, राजकुमारी, बैंकरप्ट्स और गॉल व्यापारी गॉलिस गांव में आ जाते हैं, जहां गांव के मुखिया और बाकी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं। ऑबेलिक्स कराटे एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी गांव की वो लड़की जिसको ऑबेलिक्स पहले इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, वो ऑबेलिक्स से कराटे और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है और ये जानकर जल उठती है। ऑबेलिक्स के पास आती है और कहती है वो कराटे के साथ रिश्ता ना रखे, पर वो नहीं मानता, जिससे गुस्सा होकर वो चली जाती है। जश्न के दौरान महारानी अपनी बेटी और कुकू की शादी की घोषणा करती है, जिस पर एस्ट्रिक्स बहुत दुखी हो जाता है और शराब पी रहा होता है। ऑबेलिक्स कराटे के साथ डांस करता है और फिर महारानी, राजकुमारी, कराटे और बाकी लोग चीन लौट जाते हैं। ऑबेलिक्स कराटे के जाने के बाद से फिर से अकेला हो जाता है और एस्ट्रिक्स भी अकेला ही रहता है। दोनों फिर से दोस्त बनकर साथ शराब पीते हैं और दुखी एस्ट्रिक्स फिर से नॉनवेज खाने लगता है। आगे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं डैंग और उसके सलाहकार से बायोपिक सीजर के महल में पोंछा लगवा रहा होता है और गॉल महिला के बार में क्लियोपेट्रा और सीजर फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।